हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे अपना जो नेक्स्ट ग्रुप है, ग्रुप 70। फ्लोरीन फैमिली बोल सकते हो या फिर जो उसका मोस्ट कॉमन नेम है हैलोजेंस, हम उसको हैलोजेंस बोल सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि भाई हैलोजन का मतलब क्यों होता है, हम इनको हैलोजेंस क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास ग्रुप 17 है, इसके मेंबर्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो ग्रुप 17 में लाई करेंगे। तो इसके अंदर कौन कौन आते हैं हमारे पास, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। ठीक है, इजीली याद करने के लिए, फिर कल बाहर आई आत्मा, फिर फ्लोरीन, कल Cl क्लोरीन, बाहर Br ब्रोमीन, आई आयोडीन, आत्मा का एस्टेटाइन हो गया ये। ठीक है, अब जो एटॉमिक नंबर जो फ्लोरीन है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 9 होता है। क्लोरीन, क्लोरीन कौन से पीरियड में हो गया, थर्ड पीरियड में हो गया। तो जब हम सेकंड से थर्ड पीरियड में आते हैं तो बीच में 8 एलिमेंट्स आएंगे, मतलब क्लोरीन जो होगा वो 8 एलिमेंट्स के बाद आएगा, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। अब जो ब्रोमीन है वो फोर्थ पीरियड में लाई करता है, फोर्थ पीरियड में पी ब्लॉक से पहले डी ब्लॉक की एंट्री हो चुकी है, डी एलिमेंट्स आ चुके हैं, तो 10 और ऐड हो जाएंगे, मतलब 18 और ऐड हो गई यहाँ पर। तो यहाँ पर जिसका एटॉमिक नंबर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। ठीक है, अब जो ब्रोमीन से जब हम आयोडीन पे आए फिफ्थ पीरियड में, तो सिंपल वही डी की, अभी भी डी के एलिमेंट्स और एक्स्ट्रा है, मतलब 18 ही ऐड होंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा 53 एटॉमिक नंबर आ जाएगा। अब जब हम इसे यहाँ पर एस्टेटाइन पे आए तो सिक्स पीरियड में एस्टेटाइन है और यहाँ पर एफ ब्लॉक की एंट्री हो चुकी है, मतलब कि 14 एलिमेंट्स और एक्स्ट्रा आ गए, तो 32 ऐड हो जाएंगे और यहां से क्या आ जाएगा, जो एटॉमिक नंबर होगा वो 85 आ जाएगा। तो सिंपल तरीके से आप इनके एटॉमिक नंबर को याद रख सकते हो, रट्टा नहीं मारना है, बस आपको फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। अब उसके बाद आती है कि हमारे पास जो ये एलिमेंट है हम इनको हैलोजेंस बोलते क्यों, हम इनको हैलोजेंस क्यों बोलते हैं। तो हैलोजन का मतलब क्या होता है, हैलो प्लस जन, हैलो मतलब कि सी साल्ट और जन का मतलब प्रोड्यूसर, तो क्या मतलब हुआ सी साल्ट प्रोड्यूसर्स, सी साल्ट फॉर्मर, मतलब कि ये जो एलिमेंट है वो सी साल्ट फॉर्मर नाम दिया गया इनको, मतलब कि जो सी के अंदर जो साल्ट मिलते हैं हमें, सी के अंदर मोस्ट कॉमनली साल्ट कौन सा मिलता है, क्लोराइड्स और फ्लोराइड्स, NaCl, KCl, KF एटसेट्रा। तो ये जो साल्ट है जो सी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से समुद्र का पानी साल्टी और नमकीन या खारा होता है, तो वो किसकी वजह से होता है, वो इन साल्ट्स की वजह से है। और ये जो साल्ट है, उन साल्ट का जो अनायन पोर्शन है वो कहां पर है, वो होता है इस ग्रुप के अंदर, और इसीलिए इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, हैलोजेंस बोलते हैं, क्योंकि इस ग्रुप के एलिमेंट सी साल्ट फॉर्मर है, सी साल्ट प्रोड्यूसर्स होते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रह जाएगा ना। अब जो ये एलिमेंट है, इस एलिमेंट जो हैलोजेंस है, इन हैलोजेंस में भी इस फ्लोरीन को हम क्या बोलते हैं, इसमें फ्लोरीन को हम बोलते हैं सुपर हैलोजन। यहां पर हम क्या बोलेंगे इसको, सुपर हैलोजन फॉर इट्स रिएक्टिविटी। जो फ्लोरीन है वो फ्लोरीन मोस्ट रिएक्टिव होता है और उसकी वजह से हम इसको किसका नाम देते हैं, सुपर हैलोजन का। और जो हमारे पास लास्ट एलिमेंट है जो एस्टेटाइन है, वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। ठीक है, और इस वजह से हमें इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो एस्टेटाइन को हम इन ग्रुप के एलिमेंट के साथ डिस्कस नहीं करेंगे। तो हम इस ग्रुप में सिर्फ किन एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, क्योंकि रेडियो एक्टिव है इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं, इनको अलग से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के साथ ही डिस्कस करेंगे। क्लियर है, तो ये हमारे पास हमारे 4 एलिमेंट्स हो गए। तो अब इसके अंदर जो सबसे फर्स्ट आता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन इनका क्या होगा। तो सिंपल सा है, तो वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन मतलब आउटर मोस्ट सेल कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं एक एलिमेंट का पता लगा लूं तो बाकी सबका भी वही सेम होगा, है ना। तो जो इलेक्ट्रॉनिक जर्नल कॉन्फ़िगरेशन होगा, जर्नल वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन, तो इनका वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा भाई,
अब जैसे मेरे पास फ्लोरीन है एटॉमिक नंबर 9, तो 1s2 2s2 2p5, ठीक है। तो जो फ्लोरीन है वो सेकंड पीरियड में लाई करता है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, सेकंड सेल में ही जाएगा। और लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में गया है, इसका मतलब क्या होगा कि पी ब्लॉक से होगा। और जो इसके अंदर टोटल ग्रुप नंबर होगा वो ग्रुप नंबर हम कैसे निकालते हैं, 10 प्लस NS2 और NP5 इलेक्ट्रॉन। तो NS के 2 हो गए, NP के 5 हो गए, प्लस 10 डी की वजह से तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। क्लोरीन है एटॉमिक नंबर 17, तो कैसे लिखूंगा, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2 3p5। तो फिर से जो ये थर्ड सेल है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्लोरीन थर्ड पीरियड के अंदर प्रेजेंट होगा। और जो कॉन्फ़िगरेशन है NS2 NP5 NS2 NP5, तो इसलिए इनका जो जर्नल कॉन्फ़िगरेशन हो गया, जो जर्नल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पर NS2 NP5, ठीक है। ये आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है। जैसे यहाँ पर 1s2 है, 1s2 किसका होता है, हीलियम का, तो मैं ये जरूर लिख सकता हूं हीलियम 2s2 2p5। ये किसका हो गया, 10 किसका होता है, नियोन का, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि नियोन 3s2 3p5। मतलब ये तो नोबल गैसेज हो चुकी है ना, जो कि अनरिएक्टिव होती हैं। तो फिर किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वैलेंस सेल। और वैलेंस सेल क्या शो कर रहा है, NS2 NP5, here N is वैलेंस सेल, आउटर मोस्ट सेल, या फिर कह सकते हो कि वो पीरियड होगा जिस पीरियड में ये एलिमेंट लाई करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी एटॉमिक प्रॉपर्टीज। एटॉमिक मतलब द प्रॉपर्टीज विच रिलेटेड टू एटम, पर्टिकुलर एटम, उसको हम बोलते हैं एटॉमिक प्रॉपर्टीज। एटॉमिक प्रॉपर्टीज, और एटॉमिक प्रॉपर्टीज में भी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी वो हमारे पास कौन सी होगी, एटॉमिक रेडिया, ठीक है, रेडियस, साइज। तो अब क्या कहता है, साइज ऑफ हैलोजन्स, साइज ऑफ हैलोजन्स इज स्मॉलेस्ट इन रिस्पेक्टिव पीरियड्स, इन रिस्पेक्टिव पीरियड्स, मतलब कि जिस पीरियड के अंदर हैलोजन लाई करते हैं। जैसे सेकेंड पीरियड में कौन सा हैलोजन है, फ्लोरीन है, थर्ड पीरियड में कौन सा हैलोजन है, क्लोरीन है। तो सेकेंड पीरियड में सबसे छोटा एलिमेंट कौन होगा, फ्लोरीन होगा। थर्ड पीरियड में सबसे छोटा कौन होगा, क्लोरीन होगा। फोर्थ पीरियड में सबसे छोटा कौन होगा, ब्रोमीन होगा। तो अब हमने ये पढ़ा हुआ कि भाई जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तब क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बेटर या हायर चार्ज एक्सपीरियंस कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनका साइज जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई तो 17th ग्रुप है, 18th ग्रुप तो नोबल गैस है ना, फिर उनका साइज तो और भी छोटा होना चाहिए। हो सकता है कि छोटा होता, बट हम उसका जो साइज निकालते हैं वो हम कौन सा साइज निकालते हैं, वंडरवाल रेडिया, और वो वंडरवाल रेडिया लार्ज होती है। और इसके बारे में डीप में पढ़ेंगे जब हम ग्रुप नंबर 18 को डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए तुम क्या ध्यान रखोगे कि कोई भी पीरियड हो, उस पीरियड में हैलोजन का साइज क्या होगा, सबसे छोटा होगा, ठीक है। और ये क्यों होगा, दिस इज बिकॉज ऑफ हाईएस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, हाईएस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, है ना, कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, और जिसकी वजह से रेडियाई जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। अगर हम किसी एग्जांपल की बात करें, फॉर एग्जांपल इन सेकंड पीरियड फ्लोरीन इज स्मॉलेस्ट, जो फ्लोरीन होगा वो सबसे छोटा होगा, है ना। अगर मैं बात करूं थर्ड पीरियड की, इन थर्ड पीरियड तो फिर क्लोरीन हो जाएगा सबसे छोटा। मतलब जिस भी पीरियड में ये होंगे, हमने ये नहीं कहना कि भाई जो आयोडीन है वो सबसे छोटा होगा, आयोडीन अपने पीरियड में सबसे छोटा होगा, उसको दूसरे पीरियड के एलिमेंट के साथ कंपेयर नहीं करेंगे। अब तो ये तो हो गया लेफ्ट टू राइट। अगर हम बात करें टॉप टू बॉटम, जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे, मतलब कि एक ही ग्रुप की बात करें,
तब क्या होगा, तो सिंपल सा बिहेवियर हमें पता है कि जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती हैं। दूसरा केस क्या होता है, वहां पर स्क्रीनिंग कांस्टेंट बढ़ता है, नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे, उस रिपल्शन की वजह से डिस्टेंस जो होगी न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स में इंक्रीज हो जाएगी, और इस इंक्रीज की वजह से साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो जनरल सा बिहेवियर है, हम पढ़ चुके हैं ये। तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस, रेडियाई इंक्रीजेस, और उसका सिंपल सा रीजन क्या हो जाएगा, ड्यू टू इंक्रीजिंग, या फिर सिंपल सा एक लाइन में अगर आंसर लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, ड्यू टू डिक्रीजिंग द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब इसमें हमने तीनों कंसेप्ट को चेक कर लिया है। तीनों कंसेप्ट कौन से, नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ड्यू टू डिक्रीजिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो टोटल कितना चार्ज एक्सपीरियंस करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो जब हम डाउन द ग्रुप आएंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से जो साइज होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, तो सबसे बड़ा साइज किसका हो जाएगा, आयोडीन का। एस्टेटाइन हमने अभी छोड़ दिया है। उसके बाद हम बात करें नंबर 2, आयोनिक रेडियाई। अब आयोनिक रेडियाई किस टाइप के आयंस बनाएंगे। अब हमें पता है कि भाई हैलोजेंस है, हैलोजेंस हमेशा यूनि नेगेटिव आयंस बनाते हैं। वो क्यों बनाते हैं वो आगे पढ़ेंगे। तो यूनि नेगेटिव आयंस बनाते हैं मतलब अनायंस बना रहे हैं, और अनायन का साइज हमेशा पेरेंट एटम से क्या होता है, लार्जर होता है। और लार्जर क्यों होता है, क्योंकि भाई प्रोटॉन्स तो बढ़े नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो गई, मतलब कि अब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियर चार्ज को कम एक्सपीरियंस करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो रिपल्शन होगा, उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए वो क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, ना। सिंपल सा एग्जांपल, अभी अगर आप एक सर्कल में बैठे हुए हो, ठीक है, और सभी के बीच में एक नॉर्मल डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस आपने मेंटेन करनी है। अब क्या हो, अगर उस सर्कल में अब किसी एक को ऐड करना हो, तो जैसे आप उसको ऐड करोगे तो सिंपल सी बात है ना, आप जो पहले से बैठे हुए थे उनमें डिस्टेंस कम करनी पड़ेगी, उसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। बट फिर उससे क्या होगा, मिनिमम क्राइटेरिया डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, या फिर ये कह लो कि अगर आप पे कोई चार्ज होता तो वहां पर रिपल्शन स्टार्ट हो जाता। तो अब हम क्या करना है, अब हमें रिपल्शन तो क्रिएट करना नहीं है, रिपल्शन को हमें कम से कम रखना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस को मेंटेन करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, उस सर्कल के रेडियस को बढ़ा दूंगा, हम थोड़े से और खुले खुले थोड़ी से दूर बैठ जाएंगे, और ऐसा करते ही हम सेंटर से क्या हो जाएंगे, और दूर हो जाएंगे, मतलब साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो कुछ ऐसा ही यहां पर होता है। तो सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी आती है हमारे पास, आयोनिक रेडियाई। आयोनिक रेडियाई मतलब साइज ऑफ अनायंस या रेडियस ऑफ अनायंस, रेडियस ऑफ अनायंस कॉल्ड, सॉरी अनायंस नहीं, पर्टिकुलर आयंस, रेडियस ऑफ आयंस कॉल्ड आयोनिक रेडियाई। ठीक है, हैलोजेंस फॉर्म यूनि नेगेटिव आयंस, halogens form uninegative ions, that is anions। ठीक है, और फिर दूसरी मेन बात क्या होती है कि जो अनायंस होते हैं, अनायंस है वो हायर या हैव लार्जर रेडियाई देन इट्स पेरेंट एटम, due to lower effective nuclear charge, due to lower effective nuclear charge। ठीक है, पेरेंट एटम से क्या कहता है जो अट्रैक्शन होगा वो कम होगा यहाँ पर, सिंपल सा। ठीक है, तो भाई जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आप उसको इस तरीके से भी निकाल सकते हो, प्रॉपर मेथड नहीं है बट हम इस तरीके से समझ सकते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
ठीक है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, अनायन बनाएंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, डिनोमिनेटर ज्यादा होते ही जो वैल्यू होगी वो वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाएगा, जिससे क्या होगा, अट्रैक्शन बिटवीन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस डिक्रीजेस, और जिसकी वजह से साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो हमेशा जो अनायंस होते हैं उनका साइज उनके पेरेंट एटम से हमेशा क्या मिलेगा, लार्जर मिलेगा। ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं फ्लोराइड आयंस की, तो F नेगेटिव का साइज किससे लार्जर मिलेगा, फ्लोरीन से लार्जर मिलेगा। क्लोराइड नेगेटिव का साइज किससे लार्जर मिलेगा, क्लोरीन से लार्जर मिलेगा। ब्रोमाइड नेगेटिव का साइज किससे लार्जर मिलेगा, ब्रोमीन से मिलेगा। और अगर हम बात करें सेम ग्रुप की, तो सेम ग्रुप में बिल्कुल सेम ही है। सबसे छोटा फ्लोराइड, फिर क्लोराइड, फिर ब्रोमाइड एंड फिर आयोडाइड। मतलब जब डाउन द ग्रुप जाएंगे तो जो अनायंस होंगे उनका साइज रेगुलरली इंक्रीज ही होगा। क्लियर है। अब हम बात करें सेकंड प्रॉपर्टी की, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन हमें पता है क्या होती है, ये वो एनर्जी है जिसकी रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, है ना। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो वो हमें पता है, डेफिनेशन हम बहुत ज्यादा बार पढ़ चुके हैं। अब मेन चीज तो अब हमने ये देखनी है कि भाई हैलोजन्स की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी। क्या हैलोजन में से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा। अब इलेक्ट्रॉन किस में से निकालना इजी होता है, जिनका साइज बड़ा होता है। साइज बड़ा होने का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में डिस्टेंस ज्यादा होगा, डिस्टेंस ज्यादा होगा, अट्रैक्शन कम होगा, तो हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी और वो इलेक्ट्रॉन वहां से इजेक्ट या रिमूव इजीली हो जाएगा। तो बट यहां पर क्या होगा, अब हैलोजन का साइज तो काफी छोटा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी काफी ज्यादा होते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। तो इसलिए हैलोजन्स की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो बहुत ज्यादा होगी, इतनी होगी कि इलेक्ट्रॉन निकालना लगभग इम्पॉसिबल है। बट क्या कह सकते हो कि तुम हैलोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट होती है। हैलोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी हायर होती है बट हाईएस्ट नहीं होती है। सबसे ज्यादा किनकी होती है, सबसे ज्यादा नोबल गैसेस की होती है। वो क्यों होती है, वो फिर से हम जब ग्रुप 18 डिस्कस करेंगे तब पढ़ेंगे इसके बारे में। तो क्या कहते हैं, हैलोजन्स हैव हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन रिस्पेक्टिव पीरियड्स आफ्टर नोबल गैसेस। ठीक है, ये वर्ड हमने लिखना है ये कि नोबल गैसेस को छोड़ दूं मैं तो पर्टिकुलर पीरियड में सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किनकी होगी, हैलोजन्स की ही होगी। ठीक है, तो इसका रीजन क्या होगा, दिस इज बिकॉज ऑफ हायर न्यूक्लियर चार्ज and their small size। ठीक है, साइज छोटा है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है। एज ए रिजल्ट द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स experience higher attraction and thus removal of electron becomes difficult। that is ionization energy becomes very large। जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो क्या बन जाएगी, वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, है ना। समझ में आया कि भाई नोबल हैलोजन से उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों ज्यादा होती है। ठीक है, तो कह सकते हो कि सबसे ज्यादा होगी किनके बाद, नोबल गैसेस के बाद। ठीक है, और नोबल गैसेस का क्यों होता है वो रीजन हम बाद में डिस्कस करेंगे।
अगर हम बात करें कि सेम ग्रुप में जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से होते हुए आएंगे, तब इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो कैसे चेंज होगी जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे। ठीक है, तो सिंपल क्या कहता है कि ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम ड्यू टू decreasing the effective nuclear charge, the ionization energy continuously decreases। है ना, हमने पता है कि भाई जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो डिक्रीज क्यों हो रहा है, तो कहते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होने की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी भी लगातार डिक्रीज हो जाएगी। मतलब जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन की हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे हम। तो इन प्रॉपर्टीज को आप अच्छे से करोगे और जो लास्ट ग्रुप के जो हम क्वेश्चंस कर चुके हैं वो क्वेश्चन भी और अच्छे से करोगे। ओके, थैंक यू।